कांटेदार पेड़ पर गिरा देती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे चील से बचाओ। मैं भूल गया था कि कौवे कभी चील का मुकाबला नहीं कर सकते। बचाओ। अब चुपचाप भाग जाओ यहाँ से, वरना जान से मार दूंगी। फिर रोता हुआ कालू कौवा वहाँ एक पेड़ पर बैठा बेवकूफ कौवा रोटी का एक टुकड़ा खा रहा था। भूखी मीनू मौसी उड़ती हुई उसके पास आती है। मीनू मौसी बहुत चालाक थी। वो किसी तरह कालू कौवे से रोटी का टुकड़ा लेना चाहती थी। वो कालू कौवे से कहती है, कौवे तुम आकार में कितने बड़े हो। मैंने दूर से देखा तो समझा कोई काले रंग की बड़ी चील बैठी हुई है। सच में मैं बड़ा हूँ और शक्तिशाली भी। क्या जंगल के दूसरे पक्षी तुमसे डरते हैं? नहीं मैना, वो सब तो मेरे दोस्त हैं। मैंने कभी उन्हें डराया ही नहीं। तुम भी पागल हो, इतने बड़े होकर छोटे छोटे पक्षियों से दोस्ती करते हो। अगर मैं उन्हें डराऊं तो वो मुझसे जरूर डरेंगे। अच्छा कौवे, मुझे भूख लगी है, ये रोटी तुम मुझे दे दो। जितना बड़ा आकार है तुम्हारा, दिल भी उतना ही बड़ा होगा। ये सुनकर कालू कौवा मीनू मौसी की बातों में आ जाता है और अपनी रोटी का टुकड़ा मीनू मौसी को दे देता है। और मीनू मौसी वो रोटी का टुकड़ा लेकर वहाँ से चली जाती है। अब देखता हूँ मैं दूसरे पक्षी मुझसे डरते भी हैं या नहीं। फिर कालू कौवा उड़ता हुआ रानो चिड़िया के पास जाता है। छोटी चिड़िया, जब भी तुम मुझे देखो तो भाग जाया करो। ऐसे क्यों कालू भैया? कालू भैया नहीं, मैं आज से तुम्हारा भैया नहीं, मैं बड़ा हूँ और तुम छोटी। ये दाना मुझे दो, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। नहीं नहीं कालू भैया, आप मुझे ना मारना, आप तो बहुत बड़े हैं। मैं आपका एक थप्पड़ भी नहीं सह सकती। मीनू मौसी ने ठीक ही कहा था। चलो अपना दाना मुझे दो और भाग जाओ यहाँ से। रानो चिड़िया डरती हुई अपना दाना कौवे को देकर वहाँ से चली जाती है। मिट्ठू भैया, पता नहीं आज कालू को क्या हुआ है। उसने मुझे बहुत डराया और धमकाया और तो मुझसे दाना भी छीन लिया। देखा, एक मैना उसे उल्टी सीधी बातें सिखा रही थी। लगता है वो मैना की बातों में आ गया है। ऐसे तो कालू कौवा अब सबको डराने लगा था। वो कबूतर के पास जाता है। चलो कमजोर कबूतर, भागो यहाँ से, मैं सोना चाहता हूँ। यहाँ ठंडी छाँव है, मैं पहले आया था, मैं क्यों जाऊँ। कालू कौवे से लड़ना चाहता है। मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरा आकार देखो। तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? मैं क्यों डरूं तुमसे कालू कौवे। फिर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो कबूतर को मारने लगता है। वो कबूतर को बहुत मारता है। रोते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा ठंडी छाँव में सो जाता है। अब तो कालू कौवे की बदमाशियाँ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। बेचारी बुलबुल के अंडे कालू कौवा पी जाता है। बुलबुल रोती हुई रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, उस दुष्ट कौवे ने मेरे अंडे पी लिए, वो बहुत बुरा है। उस कालू कौवे को न जाने आज क्या हुआ है। कोई न कोई शरारतें ही करता जा रहा है। वो सारे पक्षियों को तंग करता है। बुलबुल बहन आप जाएं, मैं मिट्ठू को साथ लेकर जाती हूँ और कालू कौवे से बात करती हूँ। कालू कौवा उड़ता हुआ पहाड़ों पर जाता है। उसे वहाँ एक चील अपने टूटे हुए घोंसले में बैठी हुई दिखाई देती है। थोड़ी दूर बैठकर कालू कौवा सोचता है, मेरा आकार भी तो चील जितना बड़ा है, सब डरते हैं मुझसे। आज तो चील को भी डराता हूँ। फिर कालू कौवा चील के पास जाता है। चील चल भाग यहाँ से, अब ये जंगल मेरा है। अब सब पक्षी तुमसे नहीं बल्कि मुझसे डरेंगे। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया काले कौवे? क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? जो कहा है वो करो, तुम जाओ यहाँ से। देखो देखो, मैं तुमसे भी बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा चील को अकड़ कर दिखाता है। फिर क्या था, चील को भी गुस्सा आ जाता है। वो कालू कौवे को गर्दन से पकड़ लेती है और उड़ती है। वो कालू कौवे को ऊंचाई से नीचे फेंक देती है। चील कौवे को फिर से उठाती है और फिर एक कांटेदार पेड़ पर गिरा देती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ।
कोई मुझे चील से बचाओ। मैं भूल गया था कि कौवे कभी चील का मुकाबला नहीं कर सकते। बचाओ। अब चुपचाप भाग जाओ यहाँ से, वरना जान से मार दूंगी। फिर रोता हुआ कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर दोबारा कभी अपने आकार पर गरूर नहीं करता। रानू चिड़िया की शादी मानो चिड़े से बहुत धूमधाम से हुई थी। जितनी गुंजाइश थी उसके हिसाब से टूनी के माता पिता ने उसे सारा जहेज दिया था। शादी के बाद रानू चिड़िया बहुत खुश थी और वो अपने घर आ गई। मगर ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। एक दिन रानू चिड़िया सो रही थी कि उसकी सास आ जाती है। अरे वाह रे महारानी, देखो कैसे आराम फरमा रही है। उठो, तेरे मायके में सारे देर तक सोते होंगे। मैं कब से चाय का इंतजार कर रही हूँ और तू है कि यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। माँ जी, पता नहीं आज मेरी नींद कैसे नहीं खुली। माँ, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। रानू चिड़िया रसोई में चाय बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर अपनी सास को देती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। माँ जी, पति जी कहीं नजर नहीं आ रहे, मैंने उनके लिए भी चाय बनाई है। मेरा बेटा तो कब से काम पर चला गया, तुझे सोने से फुर्सत मिले तो तब ना। जा, अब जाकर खाना बना। फिर रानू चिड़िया खाना बनाने चली जाती है। दिन गुजरते गए। दिन गुजरने के साथ साथ रानू के पति और उसकी सास का व्यवहार रानू के साथ बहुत बुरा हो गया था। माँ, तूने तो कहा था मेरी पत्नी दहेज में कार लाएगी। मैंने तो बस इसलिए शादी की थी। हाँ बेटा, मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो इस मनहूस चिड़िया से तेरी शादी कर दी। वो माँ बेटा बातें कर रहे थे कि तभी रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। माँ जी, मैं घर के सारे काम करती हूँ और आपको भी खुश रखती हूँ, मगर आप फिर भी मुझे मनहूस बोल रही हैं। तमीज से बात करो मेरी माँ से। पति जी, मैं तमीज से ही बात कर रही हूँ। बेटा, अभी तूने इसकी जुबान देखी कहाँ है। तू जा, तू मायके जा, मेरे बेटे के लिए कार लेकर आ। जब तक तू अपनी माँ से नई कार नहीं लेकर आएगी, इस घर में ना आना। माँ जी, मेरी माँ ने सब कुछ तो दिया है और अब ये कार, मेरी माँ कार कहाँ से लाएंगी? चुप कर जा, निकल जा यहाँ से। मेरे लिए कार लेकर आओगी तो घर में आना। रानू चिड़िया अपनी माँ के घर चली जाती है। जब रानू चिड़िया अपनी माँ के घर जाती है तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। पड़ोसन गोरी कभी चिड़िया के पास आती है। गोरी बहन, मेरी माँ कहाँ है? चिड़िया, जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी उससे अगले दिन ही तुम्हारी माँ मर गई थी। रानू चिड़िया रोने लगती है। माँ, तू भी मुझे छोड़कर चली गई और ससुराल वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? ये लो रानो, अपनी माँ के घर की चाबियाँ। अगर तुम चाहो तो अपनी माँ के घर रह सकती हो। रानू चिड़िया दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। वो सारी रात अपनी माँ को याद करती रहती है। ऐसे पति और ससुराल से अच्छा है कि मैं अपने माँ के घर में ही रह लूं। ना ही पति प्यार करता है और ना ही सासू माँ जीने देती है। फिर रानू चिड़िया अपनी माँ के घर ही रहने लगती है। 10 दिन गुजर जाते हैं। हाँ, 10 दिन बीत गए मगर रानू अभी तक लौट कर नहीं आई। बेटा, मैंने तो सोचा था कि वो डर जाएगी और हमारी बात मानकर कार ले आएगी, मगर वो तो वापस ही नहीं आई। एक दिन रानू की सास सीढ़ी से गिर जाती है और उसकी पसली टूट जाती है। बेटा, बेटा मानो, मैं अब तेरे लिए कैसे खाना बनाऊंगी? लगता है मुझे बहू से बुरा व्यवहार करने की सजा मिली है। जाओ बेटा, बहू को घर ले आओ। माँ, न जाने वो अब मेरे साथ आए या ना। जाओ बेटा, पता करो कि बहू रानी कहाँ है। फिर रानू चिड़िया का पति जाता है। मेरी माँ मर गई। मेरी माँ मेरा दहेज का सामान बनाते बनाते मर गई ताकि मैं अपने ससुराल में खुश रहूं। मगर मेरी माँ क्या जानती थी कि मेरे ससुराल वालों को तो कार चाहिए। रानो, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें माँ बुला रही है। नहीं पति जी, मैं यहाँ खुश हूँ, मुझे माफ कर दें, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी।
रानू का पति घर जाकर अपनी माँ को सब बताता है। माँ, उसकी माँ मर गई है। अब वो यहाँ आने को राजी नहीं है। उसने मेरी बात नहीं मानी। हाँ बेटा, गया समय कभी लौट कर नहीं आता। सोने जैसी बहू की कदर ही नहीं की हमने, और अब सारी जिंदगी पछताना ही पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। गौरी कवि बहुत फिसादन कवि थी। वो दूसरों के घर में फसाद डालकर बहुत खुश होती, खासकर जब वो पति पत्नी में लड़ाई डलवाती, फिर तो वो बहुत खुश होती। एक दिन गौरी कवि लूसी कबूतरी के घर जाती है। लूसी बहन, क्या कर रही हो? कुछ नहीं गौरी, बस ऐसे ही आराम कर रही थी। लूसी, तुम तो मुझे बहुत कमजोर लग रही हो, और तुम्हारा पति न जाने पक्षियों से क्या क्या कहता फिर रहा है। क्या कहता है मेरा पति पक्षियों से? लूसी, छोड़ो इन बातों को। क्या अब तुम्हारा दिल दुखाना? गौरी मेरी सहेली, बताओ तो क्या कहता है मेरा पति? अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो बता ही देती हूँ। कल मैं आम के ऊपर वाले तने पर बैठी थी, तो नीचे वाले तने पर तुम्हारा पति कबूतर और वो मोटी चोंच वाला चुगलखोर तोता आकर बैठ गए, और वो दोनों चुगलियाँ करने लगे। तोता अपनी हरियाली की और कबूतर आपकी चुगलियाँ कर रहा था। कबूतर कह रहा था कि तुम उसके हिस्से का भोजन खा लेती हो और वो बेचारा भूखा ही रहता है, और तुम खा खा कर मोटी भैंस बनती जा रही हो, और वो तुमसे डरता भी है, और तुमने उसका जीना हराम कर रखा है। लूसी मेरी सहेली, अब मैं तुम्हें इतना ही बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा दिल टूटे। अब मैं चलती हूँ, और मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन भी तैयार करना है। फिर गौरी कवि खूब मिर्च मसाला लगाकर वहाँ से चली जाती है। शाम को कबूतर के घर से खूब लड़ाई झगड़े की आवाजें आती हैं। जंगल के सभी पक्षी कबूतर के घर के पास बैठे उनकी लड़ाई सुन रहे थे। तुम्हारी माँ मोटी होगी, तुम्हारी बहन मोटी होगी, तुम्हारा सारा खानदान मोटा होगा। लूसी, चुप कर जाओ। अब मेरा गुस्सा बर्दाश्त से ज्यादा होता जा रहा है। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूं। हाँ, निकाल दो, और ले आओ कोई अपनी स्मार्ट महबूबा। बाहर बैठी गौरी कवि के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। वो कबूतर और कबूतरी की लड़ाई को बहुत एंजॉय कर रही थी। अगले दिन गौरी कवि बैठी कुछ और ही सोच रही थी। कल तो उस कबूतर और कबूतरी में लड़ाई देखकर मजा ही आ गया। आज मैं चिड़िया के पास जाती हूँ। बड़ा प्यार है उन दोनों पति पत्नी में। आज तो उनके दरमियान लड़ाई डलवा कर ही रहूंगी। फिर गौरी कवि चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, आज मैं तुमसे एक बात करने आई हूँ। बात तो परेशानी की है, मगर तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। गौरी बहन, क्या हुआ? जल्दी बताएं, मेरे दिल की धड़कन तो तेज हो गई है। कल मैं अपनी माँ के जंगल गई थी। मेरी माँ ने बताया कि तुम्हारा पति रोज उस जंगल में आता है। उसका चक्कर चल रहा है किसी चिड़िया से, और तो और वो कुछ दिनों में शादी करने वाले हैं। गौरी, तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पति ऐसे नहीं हैं। कभी कभी जो नजर आता है वैसा होता नहीं है। ऐसा कहते हुए गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। ये गौरी कवि बहुत फसादन है। ये जरूर मेरे घर में फसाद डलवाना चाहती होगी। मुझे पहले अपने पति को आजमाना होगा, फिर ही मैं उनसे बात करूँगी। फिर रानू चिड़िया एक चिट्ठी लिखती है और उसे रखकर खुद एक कमरे में छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसका पति भी आ जाता है। रानो, रानो, कहाँ हो आप? न जाने रानो कहाँ चली गई है। अरे, ये चिट्ठी कैसी है? फिर रानू का पति वो चिट्ठी पढ़ता है। देखिए जी, मैं आपसे बहुत तंग आ गई हूँ। अब मेरा आपके साथ दम घुटता है। अब मैं मजीद आपके साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैं आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। चिड़िया का पति वो चिट्ठी पढ़कर मुस्कुराता है और तुरंत किसी को फोन करता है। मैं ना, अब हमारा रास्ता साफ हो गया है। मेरी पत्नी खुद ही छोड़कर चली गई है मुझे। अब हम जल्दी शादी करेंगे। अंदर बैठी रानू चिड़िया सब सुन रही थी। उसके तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। फिर रानू का पति उस चिट्ठी के नीचे कुछ लिखता है और फिर बाहर चला जाता है। रानू चिड़िया दुखी मन के साथ बाहर आती है और वो चिट्ठी को पढ़ती है जिस पर उसके पति ने कुछ लिखा था।
रानो, आपको तो ठीक से छुपना भी नहीं आता। मैंने आपको देख लिया है। रानो, मेरी जिंदगी की सभी खुशियाँ आपसे हैं। मैं आपके बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। मैं बाहर जा रहा हूँ आपके लिए कुछ खास खाने को लेने के लिए। आप चाय बनाकर रखना, फिर हम मिलकर खाएंगे। ये पढ़कर रानो चिड़िया मुस्कुराने लगती है। वो अपने पति पर गर्व महसूस कर रही थी। गोरी कभी रात तक रानो चिड़िया के घर के बाहर कान लगाए बैठी थी, मगर आज गोरी कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होती। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी की बातों में आकर अपने घर में फसाद नहीं डालना चाहिए। चिड़िया चिड़िया, मेरे पास एक जादू है। मैं अपने जादू से इस चने के दाने को डबल कर सकती हूँ। मतलब 1 से 2। अगर गोरी कभी कोई ऐसा जादू है तो मुझे भी करके दिखाओ। फिर रानो चिड़िया वो दाना पेड़ की डाल पर रख देती है। तो फिर तुम अपनी आंखें बंद करो और 5 तक गिनो। फिर रानो चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है और गोरी कभी चुपके से वो दाना उठाकर वहाँ से भाग जाती है। 1 2 3 4 5। अरे अरे, ये गोरी कभी कहाँ चली गई? वो भाग गई। वो मेरे चने का दाना लेकर भाग गई। रानो चिड़िया गोरी कव्वी का पीछा करती है। गोरी कव्वी भागते भागते थक जाती है और नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। हाँ गोरी, ये जगह ठीक है। यहाँ बैठकर दाना खाने में बहुत मजा आएगा। तभी रानो चिड़िया भी आ जाती है। दो, झूठी गोरी कव्वी, मुझे मेरा दाना दो। लेकिन गोरी कव्वी फिर से दाना उठाकर भाग जाती है। पर रानो चिड़िया आज आसानी से गोरी कव्वी को दाना नहीं देने वाली थी। वो गोरी कव्वी का पीछा करती है। गोरी कव्वी जाकर अपने घर में छुप जाती है, लेकिन रानो चिड़िया भी गोरी कव्वी के दरवाजे पर पहुंच जाती है। ये चिड़िया की बच्ची मुझे सुकून से दाना नहीं खाने देगी। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मुझे मेरा दाना वापस करो। रानो चिड़िया ऐसे ही दरवाजे पर दस्तक देती रहती है, लेकिन गोरी कव्वी पीछे से खिड़की के रास्ते निकल जाती है। वो गई चिड़िया, वो गई गोरी कव्वी। रानो चिड़िया फिर से उड़ती है। गोरी कव्वी आगे आगे और रानो चिड़िया उसके पीछे पीछे उड़ रही थी। यूं लग रहा था कि रानो चिड़िया आज गोरी कव्वी से अपना दाना लेकर ही रहेगी। भागते भागते गोरी एक घने जंगल में चली जाती है। वो एक पेड़ की खोखर पर बैठ जाती है। अब चिड़िया यहाँ तक नहीं आ सकेगी। फिर गोरी कव्वी जैसे ही वो दाना खाने लगती है, वो दाना सीधा पेड़ की खोखर में जाकर गिर जाता है। इतनी आसानी से तो मैं ये दाना नहीं जाने दूंगी। फिर गोरी कव्वी एक लंबी छड़ी लेकर खोखर में डालती है और अपना दाना निकालने लगती है। आजा आजा, मैं तुझे ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। आज तो मैं तुझे खाकर ही रहूंगी। वहीं पेड़ की खोखर में बैठा हुआ सांप डर जाता है। ये कौन आ गया है जो मुझे खाने आया है? इससे पहले कि ये मुझे खाए, मैं ही इसे खा जाता हूँ। सांप पेड़ की खोखर से बाहर आता है और गोरी कव्वी पर हमला कर देता है। छोड़ो छोड़ो मुझे सांप जी। इससे पहले कि तुम मुझे खाओ, मैं ही तुम्हें खा जाऊंगा। पीछे से रानो चिड़िया भी पहुंच जाती है। सांप जी, मेरा दाना इससे वापस लेकर दे मुझे। दूसरों का दाना चुराती हो और मुझे भी खाने का सोच रही हो। सांप जी, वो दाना तो इस खोखर में गिरा था। मैं तो वही निकाल रही थी। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपको खाऊं। ये सुनकर सांप गोरी कव्वी को छोड़ देता है। भाग जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मुझे भूख लग जाए। गोरी कव्वी पीछे मुड़कर नहीं देखती और हवा की तरह गायब हो जाती है। सांप रानो चिड़िया को उसका दाना दे देता है, जिसे लेकर रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। गोरी कव्वी कभी पेड़ों से टकराती तो कभी कांटों से, मगर डर के मारे वो भागी ही जा रही थी। उठो कालू उठो, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। तुमसे मेरा आराम देखा नहीं जाता। जब देखो लड़ती ही रहती हो। जाओ, आज का भोजन तुम ले आओ, कल का भोजन मैं ले आऊँगा। हर रोज की तरह गोरी कव्वी कालू को सोता छोड़ भोजन लेने चली जाती है। गोरी बहन, क्या बात है? आप ऐसे रो क्यों रही हैं?
क्या बताऊं चिड़िया बहन, मेरा पति हर समय सोता ही रहता है, ना भोजन लेने जाता है और ना ही कोई घर के काम करता है। ये कालू ना जाने कब सुधरेगा। मेरे पास एक उपाय है, अगर कालू को सीधा करना है तो। हाँ हाँ मिट्ठू बताएं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और मैं ऐसे नहीं जी सकती। वो मुझे बहुत तंग करता है। गोरी, तुम कुछ दिन मेरे घर में आ जाओ और मैं कालू से जाकर कहता हूँ कि तुम्हारी पत्नी ने उससे तंग आकर आत्महत्या कर ली है। हाँ तोते भैया, मैं समझ गई। इस तरह से कालू कौवा अपने आप को जरूर बदलेगा। अगर मेरा पति सच में ऐसे सुधर जाएगा तो मैं ऐसा नाटक करूंगी कि कालू सच में यही समझेगा कि मैं मर गई हूँ। फिर गोरी कौवी मिट्ठू के साथ उसके घर चली जाती है और रानो चिड़िया कालू के पास जाती है। कालू कौवा अभी तक सोया हुआ था। कालू उठो, तुम अभी तक सोए हुए हो और तुम्हारी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। कालू कौवा तुरंत उठकर बैठ जाता है। क्या ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? हाँ कालू भैया, मैं और मिट्ठू नदी पर बैठे हुए थे कि गोरी ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। हमने उसे रोकना चाहा मगर वो ना रुकी। फिर मिट्ठू भी वहाँ आ जाता है। बेशरम, तुमसे तंग आकर गोरी मर गई। अगर तुम सुधर जाते तो आज वो जान से ना जाती। मुझे माफ कर दो, मेरे कारण मेरी पत्नी मर गई। मैंने बहुत दुख दिए उसे और कभी उसे कोई खुशी ना दी। अब पछताने से क्या फायदा। चलो मिट्ठू चलो, अब जब अकेला रहेगा फिर इसे पता चलेगा कि इसने गोरी पर कितना जुल्म किया है। फिर मिट्ठू और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं और कालू बैठा रोता रहता है। क्या कालू जी रो रहे थे जब तुमने मेरे मरने का कहा? वो बहुत रो रहा था और पछता भी रहा था। गोरी बहन, अब आप रात को जाना और आत्मा बनकर कालू से बात करना। चिड़िया और मिट्ठू, आप दोनों ने बहुत अच्छा उपाय निकाला। मुझे पूरा विश्वास है अब मेरा कालू सुधर जाएगा। फिर जंगल में रात हो जाती है। गोरी कौवी अंधेरे में अपने घर की तरफ जाती है। वो खिड़की में जाकर बैठ जाती है। कालू अपने घर में बैठा अभी तक रो रहा था। गोरी, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम अब जिंदा होती तो मैं तुम्हारे लिए तरह तरह के भोजन लेकर आता, मैं सब काम करता। कालू, मैं मर गई, मैं जीना नहीं चाहती थी, तुमने मेरी जान ली है। गोरी, तुम कहाँ हो? मैं गोरी नहीं हूँ, मैं गोरी की आत्मा हूँ। अगर तुम मेरी आत्मा को शांति पहुँचाना चाहते हो तो कल सुबह से उठकर अपने लिए भोजन लेने जाया करो और मेहनत किया करो और अपने घर की मुरम्मत करो। मेरे जीते जी तो तुमने कोई काम नहीं किया, अब मेरे मरने के बाद ही खुद को ठीक कर लो। गोरी की आत्मा जी, तुम ठीक हो जाओ, किसी तरह से तुम मेरे पास वापिस आ जाओ। मैं खुद को बदलूंगा, मैं सब काम करूंगा, भोजन भी लेने जाया करूंगा। तुम खुद को बदलो, अगर तुम खुद को बदलोगे तो फिर ही मैं तुम्हारे पास वापिस आ सकती हूँ। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी बहन, क्या कालू अभी तक रो रहा था? हाँ चिड़िया बहन, जब मैंने उसे कहा कि मैं गोरी की आत्मा हूँ तो वो मेरी विनती कर रहा था कि वापिस आ जाओ। तो फिर तुमने क्या कहा कालू से? यही कि कल से वो भोजन लाए और घर के काम करे, तो फिर मैं वापिस आ जाऊंगी। अगले रोज कालू कौवा सुबह सुबह ही उठता है और जंगल में जाता है और भोजन की खोज करता है। वो भोजन घर ले जाता है और फिर अपने घर की मुरम्मत करता है। वो सारा दिन काम करता है और जब शाम होती है वो फिर से घर में बैठकर गोरी का इंतजार करता है। चिड़िया और मिट्ठू गोरी को लेकर कालू के घर जाते हैं। चिड़िया और कबूतर, मेरी पत्नी की आत्मा आपको कहाँ से मिली है? कालू भैया, आज आपने आलसी छोड़ दी और सारे काम किए, इसलिए हमने आपकी पत्नी की आत्मा को विनती की है कि वो गोरी का शरीर उसे वापस लौटा दे। हाँ कालू,
मैं फिर से वापस आ गई हूँ। मेरी पत्नी फिर से जिंदा हो गई। अब मैं फिर से कभी अपनी पत्नी को परेशान नहीं करूँगा। ऐसे कालू कौवा सुधर जाता है और वो सारे काम करता है और भोजन भी लेकर आता है। मम्मा, आप मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं या पापा? मैं आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ। नहीं गुड़िया बेटी, मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ। रुके रुके, मैं आपको बताती हूँ। 1 2 3 4 5। पापा मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। देखा देखा, गुड़िया ने ठीक कहा। तो ठीक है, आज रात आपके पापा आपको सुलाएंगे, तो उठकर मेरे पास ना आ जाना। मैं सुला लूंगा अपनी गुड़िया को। चिड़ियों का परिवार रोज ऐसी बातें करते करते सो जाता था। आधी रात को गुड़िया की आंख खुल जाती है और उसको डर लगने लगता है। वो अपनी मम्मा के घोंसले में चली जाती है। अब जाओ अपने पापा के पास। पापा ने सुबह दाना लेने भी जाना है, उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को अपने पंखों में लेकर सो जाती है। सुबह हो जाती है, पापा चिड़िया दाना लेने के लिए निकल जाते हैं। मम्मा चिड़िया घर के कामों में मगन हो जाती है। गुड़िया बेटी, आप बाहर धूप पे बैठ जाओ, मैं छोटे छोटे तिनके ले आऊं छत पे लगाने के लिए। मम्मा, आप भी ना हर रोज तिनके लेने चली जाती हैं। बेटी, घर की भी तो देखभाल करनी होती है, नहीं तो घर टूट जाएगा। मम्मा चिड़िया चली जाती है और गुड़िया घर के बाहर बैठ जाती है। पापा चिड़िया सारा दिन उड़ता है। ठंड का मौसम था। इन दिनों जंगल में दाना ढूंढना कोई बच्चों का खेल ना था। बहुत मुश्किल से दाना मिलता था। आखिरकार पापा चिड़िया को एक पाली गेहूं की मिल जाती है। दोस्त, 2-3 दाने आप भी खा लें, आप भी कब से भूखे हैं। नहीं, ये दाना मेरी बेटी गुड़िया और उसकी माँ का पेट भरेगा। मैं ये थोड़ा सा दाना अपने परिवार के लिए लेकर जाऊंगा। फिर पापा चिड़िया वो गेहूं की बालियां लेकर घर को चला जाता है। आज आपने बहुत देर कर दी घर लौट आने में। हाँ, मुझे कुछ काम था, बहुत दूर निकल गया था। पापा चिड़िया घर में ये नहीं बताते थे कि जंगल में दाना है ही नहीं या दाना कितना मुश्किलों से मिलता है। पापा, आप भी तो खा ले दाना। मैंने रास्ते में ही पेट भरकर दाना खा लिया था, मैं बस पानी पी लेता हूँ। मैं डालकर दूं पानी? नहीं, आप दाना खाओ, मैं पानी पी लेता हूँ। पापा चिड़िया पानी पीकर सो जाता है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया रानी भी दाना खाकर सो जाती हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे मिट्ठू तोता उनके घर आता है। मानो दोस्त, ये लो, ये दाना आप खा लो, आप 2 दिन से भूखे हो। नहीं, मैंने दाना खा लिया था। क्या आपने दाना नहीं खाया था? मिट्ठू तोता दाना देकर वहाँ से चला जाता है। मामा चिड़िया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर दाना खा लेते। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप भूखे पेट हो और हम दाना खा लें। आइंदा से पापा ऐसा नहीं करना। ठीक है मेरी बेटी गुड़िया, आप ये दाना खा ले और मैं रास्ते में ही खा लूँगा। नहीं, हम माँ बेटी आज आपके साथ जाएंगे। हम देखेंगे जंगल में दाना कैसे मिलता है। नहीं, आप घर बैठो, बाहर खतरा भी है और ठंड भी। जाएंगे, मम्मा ठीक कहती हैं, हम जाएंगे। फिर दोनों जिद करके पापा चिड़िया के साथ चली जाती हैं और वो सब उड़ते उड़ते मैदान में पहुंच जाते हैं। मैं पहाड़ों की तरफ से आया हूँ, वहाँ दाना तो है लेकिन खतरा बहुत है। आज सुबह से जंगल में चील मंडला रही है, मगर दाना तो लेना होगा। अगर दाना ना मिला तो हम अपने परिवार का पेट कैसे भरेंगे। मम्मा चिड़िया और गुड़िया ये सारी बात सुन रही थी। उनके लिए ये नई बात थी। वो नहीं जानती थी कि जंगल में इतना खतरनाक हो सकता है। चले, यहाँ से हम चले, ये ना हो चील यहाँ पे आ जाए। उनकी ये बात सुनकर पापा चिड़िया हंसने लग जाता है। ये तो हर रोज का काम है, कभी चील का आसमान में आना, कभी शिकारी का और कभी लुटेरी पक्षी का, ये सब तो चलता ही है। वो सब वहाँ से उड़ते हैं। पापा चिड़िया, गुड़िया और मम्मा चिड़िया को एक पेड़ पर बिठाकर चला जाता है। पापा चिड़िया दाना लेने चला जाता है। मम्मा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पापा हर रोज इन खतरों से कैसे निपट लेते हैं, लेकिन आपके पापा ने कभी बताया ही नहीं इन चीजों के बारे में।
तभी एक बड़ी चील उड़कर उनके पीछे आकर बैठ जाती है। पापा चिड़िया जल्दी से उड़कर वहाँ आ जाते हैं। जल्दी से उड़कर मेरे पीछे आ जाओ, आपके पीछे एक बहुत बड़ी चील है। गुड़िया और मामा चिड़िया पापा चिड़िया के पीछे छुप जाते हैं। इनको ऐसे छुपा रहे हो जैसे तुम बड़े शक्तिशाली हो। एक पंजा मारूंगी तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी। मेरे परिवार को छोड़ दो, इनको जाने दो। नरम नरम चिड़िया पहली बार देखी है, इनको खाए बिना नहीं जाऊंगी। पापा चिड़िया जान गया चील ऐसे नहीं जाएगी। तो फिर मुकाबला करो, मैं भी देखता हूँ। चील पापा चिड़िया पर झपट पड़ती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। चील थोड़ी देर बाद थक जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। पापा चिड़िया भी एक पेड़ के नीचे गिर जाता है और उसका शरीर खून से लथपथ होता है। उठिए उठिए, क्या हो गया है? हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। मेरी गुड़िया का ध्यान रखना। यही आखिरी बात करके पापा चिड़िया की वही मौत हो जाती है। मम्मा मम्मा, पापा से कहना बात करें, पापा चुप क्यों कर गए हैं? वो रोती हुई दोनों माँ बेटी घर को लौट आती हैं। उस रात मामा चिड़िया और गुड़िया घर में अकेली थी। पापा चिड़िया का घोंसला खाली था। बेटी, आप उस दिन पूछ रही थी ना, आपसे ज्यादा प्यार कौन करता है? आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते थे। अपने परिवार के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी और वो सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो गया और हम कुछ भी ना कर सके। मम्मा, पापा तो कहते थे ताना बहुत आसानी से मिल जाता है। वो अपना दुख कहाँ बताते थे, वो सब कुछ हमसे छुपा लेते थे। दूसरे दिन मामा चिड़िया अपने पति के दोस्तों के साथ दाना लेने जाती है। अनु चिड़िया, पक्षियों के जीवन में ये दिन आते जाते रहते हैं। आपको हिम्मत और हौसले के साथ काम करना होगा, फिर ही आप अपनी बेटी का पालन पोषण कर सकोगी। हाँ कवि भैया, मुझे एक नई उम्मीद और एक नए हौसले के साथ जीना होगा। अपने लिए ही ना सही तो अपनी बेटी के लिए ही जीना होगा। फिर वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। आज भी चील जंगल में मंडला रही थी, लेकिन आज मामा चिड़िया को चील से डर नहीं लग रहा था। लेकिन उसको हकीकत का पता चल गया था कि जैसे भी हूँ हालात, दाना तो कमाना ही होता है। ठंड का मौसम आने से पहले ही मामा चिड़िया ने अपने घर में बहुत सारा भोजन इकट्ठा कर लिया था। रानू चिड़िया का बेटा कुकू कभी चावल का दाना खाता, कभी मकई का दाना और फिर चावल का दाना और फिर मीठा फल खाता। कुकू भाई, आप बस भी कर दो ना, अब कितना खाओगे? मम्मा ने ये सब ठंड के मौसम के लिए इकट्ठा कर रखा है। खाऊंगा खाऊंगा, तुम्हारे क्यों पेट में दर्द हो रहा है? मेरे क्यों पेट में दर्द होगा? अगर तुम ऐसा ही खाते जाओगे तो पेट में दर्द तुम्हारे ही होगा। उनकी मम्मा घर से बाहर गई हुई थी और बच्चे घर में अकेले थे। लूसी, मैं हरियाली को पूछने जा रही हूँ, मैंने सोचा आपको साथ लेती जाऊँ। हाँ चिड़िया, सुना है कल से हरियाली को बहुत तेज बुखार है, गौरी कवि ने बताया था। फिर चिड़िया और उसकी सहेली लूसी कबूतरी हरियाली तोती के घर जाती हैं। गौरी कवि भी वहाँ बैठी हुई थी। हरियाली, अब आप कैसी हैं? पहले से बहुत बेहतर हूँ। 2 दिन के बुखार से शरीर में बहुत कमजोरी हो गई है। ठंड भी तो बहुत बढ़ रही है, जब तक बारिश नहीं होगी ठंड भी तो खत्म नहीं होगी। चिड़िया, अपने बच्चों को संभाल के रखना। कल बुलबुल ने मुझे बताया है कि जंगल के सारे बच्चों को बहुत ठंड लग रही है। गौरी बहन, मैं एहतियात तो बहुत करती हूँ, लेकिन बच्चे कहाँ समझते हैं। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं। जंगल की यही रीत थी, जब भी कोई बीमार होता तो सब उसको पूछने जाते थे। वो सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। जब चिड़िया अपने घर पहुँचती है तो दोनों बहन भाई कुकू और गुड़िया एक दूसरे से लड़ रहे थे। तू बंदर, तू बंदरिया, तू गंदी चिड़िया। बच्चों, क्या हुआ है? क्यों तुम लड़ाई कर रहे हो? मम्मा, जब से आप गई हैं ये खाई जा रहा है और जब मैंने मना किया तो मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। बड़ा बनता है कुकू, शक्ल तो देखो जैसे राक्षस हो। कल से मेरे साथ नदी पे न जाना।
अम्मा इसको बता दो, मैं इसके साथ नहीं खेलूंगा। अच्छा बता दूंगी। अब चलो जाओ, सो जाओ, अब रात हो गई है। चलो जाओ अपने बिस्तरों में, मैं आप पर कंबल दे देती हूँ। और बच्चे अपने घोंसलों में सो जाते हैं और मम्मा चिड़िया उनके ऊपर कंबल दे देती है। गेहूं की बालियां उठाकर मम्मा चिड़िया उनसे दाना निकालने लगती हैं। खिड़की बंद थी। थोड़ी सी खिड़की खोलकर मम्मा चिड़िया बाहर देखती हैं। जंगल में खामोशी थी और बहुत तेज हवा चल रही थी। कितना डर लग रहा है ऐसी रात को देखकर। आधी रात हो जाती है और मम्मा चिड़िया भी सो जाती हैं। जब कुकू उठकर रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा मम्मा। क्या हुआ है कुकू बेटा, क्यों रो रहे हो? मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गुड़िया सच्ची तो कह रही थी, तुम खाते वक्त देखते ही नहीं हो, जो हाथ लगता है खाते ही जाते हो। अब मैं क्या करूं इस समय? मम्मा बहुत दर्द है। मम्मा यहाँ दर्द है। अच्छा उल्टे होकर लेट जाओ। कुकू उल्टा होकर लेट जाता है। थोड़ी कम हुई है, फिर होने लगी है। मम्मा बहुत दर्द होने लगी है। कुकू जोर जोर से रोने लग जाता है। उसके रोने की आवाज से गुड़िया भी उठ जाती है। कुकू को रोता हुआ देखकर गुड़िया उठकर अपने भाई कुकू के पास आ जाती है। गुड़िया कुकू को रोता हुआ देखकर बहुत डर जाती है। कुकू क्या हुआ मेरे भाई, मेरे सोने भाई, क्या हुआ है? गुड़िया 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 मेरी बहन, मेरे पेट में बहुत दर्द है। गुड़िया अपने भाई का बहुत ख्याल रखना, मैं कुछ करती हूँ। मम्मा चिड़िया अपना छाता उठाती है और घर से निकलती है। मेरा भाई, मेरा सोना भाई, चुप कर जाओ, मैं हूँ ना आपके पास। मैंने गलती की जो आपकी बात ना मानी। अगर मैं कम खाता तो मेरे पेट में दर्द ना होता। अपना ध्यान दूसरी तरफ करो। चलो मैं आपको अपने स्कूल की बात बताती हूँ। मम्मा चिड़िया आधी रात को पड़ोसी कौवों के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी दरवाजा खोलती है। गौरी बहन, कुकू के पेट में बहुत दर्द है, वो बहुत रो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं इस वक्त? दवा तो मेरे घर भी नहीं है, आप तो बुलबुल के घर जाना होगा। रुको मैं अपने घर से छाता उठा लाऊं। गौरी कवि अपना छाता उठाती है और मम्मा चिड़िया के साथ जाती है। हवा बहुत ठंडी थी, खून जमा देने वाली ठंड थी। गौरी कवि और मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से उड़ती हुई किसी तरह बुलबुल के घर पहुंचती हैं और गौरी कवि बुलबुल का दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? बुलबुल मैं हूँ, मैं रानो चिड़िया। बुलबुल दरवाजा खोलती है। मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द है, जल्दी से मुझे पेट दर्द की दवा दे दें। चिड़िया माफ करना, इस वक्त मेरे पास पेट दर्द की दवा नहीं है। ठंड के कारण ना मैं फूलों का रस निकाल सकी और ना मैं कोई जड़ी बूटी ला सकी। बुलबुल वो बहुत रो रहा है, पेट दर्द का कोई उपाय तो होगा। झरने के दूसरी तरफ एक बड़ा पत्थर है, बड़े पत्थर के पास नीले फूल है। अगर वो नीले फूल मिल जाए तो कुकू के पेट का दर्द खत्म हो सकता है। वो फूल हम आपके पास लेकर आए। नहीं रानो चिड़िया, वो फूल एक कप पानी में उबालकर वो पानी कुकू को पिला देना। चिड़िया जल्दी चलो, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। गौरी कवि और मम्मा चिड़िया वहाँ से उड़ती हैं। दोनों सहेलियाँ उड़ती उड़ती वहाँ झरनों के पास पहुँच जाती हैं। गुड़िया बहन जल्दी से खिड़की से देखो, क्या मम्मा आ रही है? अच्छा कुकू भाई मैं देखती हूँ। नहीं कुकू भाई, अभी तक तो मम्मा कहीं दिखाई नहीं दे रही। ना जाने मम्मा कब आएगी। जब गौरी और मम्मा चिड़िया झरनों के पास पहुँचती है, वहाँ काला पत्थर तो था लेकिन नीले फूल नहीं थे। मम्मा चिड़िया ये देखकर रोने लग जाती हैं। गौरी बहन यहाँ तो कोई नीले फूल नहीं है, अब क्या होगा? मेरा बेटा तो बहुत रो रहा होगा। रानो चिड़िया रोने लग जाती है। फूलों के बीच एक सुंदर परी छुपी बैठी थी, जो गौरी कवि और रानो चिड़िया को देखकर फूलों के बीच छुप गई थी। मम्मा चिड़िया को रोता हुआ देखकर सुंदर परी से रहा ना गया। सुंदर परी फूलों के बीच से निकलकर सामने आ जाती है। मैं आपको देखकर छुप गई थी, आपको रोता हुआ देखकर मुझसे रहा ना गया। सुंदर परी, हमारे बच्चे के पेट में बहुत दर्द हो रही है, हम यहाँ पे नीले फूल लेने आई थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी एक फूल नहीं है। वो नीले फूल तो मैं ले गई थी, मैंने अपने कमरे में नीले फूल लगाने थे। फिर सुंदर परी अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराती है
और नीला फूल हवा से पकड़कर मामा चिड़िया को दे देती है। मैं एक फूल तो अपने घर से ले आई हूँ, क्या इससे काम चलेगा? रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीला फूल देने के लिए। अगर इस फूल के पानी पिलाने से उसका दर्द खत्म ना हो तो आप उसको गरम गरम पानी में नमक डालकर पिला देना और उसका दर्द खत्म हो जाएगा। गौरी कवि और रानो चिड़िया सुंदर परी का धन्यवाद बोलकर वहाँ से उड़ती हैं और उनके पंख बुरी तरह ठंडे हो चुके थे। घर पहुंचकर रानो चिड़िया आग जलाती है। गौरी कवि वो फूल पानी में डालकर हंडिया चूल्हे पे डालती है। मम्मा कब तक दवा तैयार हो जाएगी? बस थोड़ी देर मेरे बेटे। मम्मा भाई उस वक्त से रो ही जा रहा है। वो फूल पानी में उबालने के बाद मामा चिड़िया वो पानी कुकू को पिला देती है। अभी 5 मिनट ही हुए थे, कुकू के पेट का दर्द खत्म हो जाता है। मम्मा मैं ठीक हो गया हूँ, मेरे पेट का दर्द खत्म हो गया है। अच्छा जल्दी से 2 दाने मकई के और 2 दाने चावल के खा लो। ये बात सुनकर गौरी कवि और मामा चिड़िया हंसने लगती हैं। बेटा भोजन जितना भी ज्यादा हो फिर भी अपनी भूख के मुताबिक ही खाते हैं। पता है बाहर कितनी ठंड है, अगर वो हमें सुंदर परी ना मिलती तो अब तक तुम पेट के दर्द के लिए रो ही रहे होते। आंटी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपको मेरी वजह से, आपको और मेरी मम्मा को मेरी वजह से ठंड में जाना पड़ा है। सॉरी मम्मा, सॉरी आंटी। फिर मामा चिड़िया कुकू को अपने गले से लगा लेती है। जादुई मटका। पुराने जमाने की बात है। 3 दोस्त रानो चिड़िया, मिठू तोता और कालू कौवा जा रहे थे कि रास्ते में रानो चिड़िया की नजर जमीन पर गिरी एक फाफ्ता पर पड़ती है। फिर रानो चिड़िया नीचे आती है। आप तो बहुत बीमार लग रही हो, शायद आप गर्मी के कारण बेहोश हो गई हो। मैं आपके लिए जल्दी से पानी लेकर आती हूँ। तब तक कालू भाई और मिठू भाई आप इनका ध्यान रखना। फिर रानो चिड़िया पास में ही नदी पर जाती है और एक मिट्टी के बर्तन में पानी भर के उस बूढ़ी फाफ्ता को पिलाने लगती है। बूढ़ी फाफ्ता पानी पीने के बाद रानो का धन्यवाद करते हुए कहती है, अरे बेटा आप बहुत अच्छी हो। आप चाहती तो मुझे नजरअंदाज करके चली जाती, परंतु आपने मेरी मदद की। आप जैसे पक्षी जमाने में बहुत कम हैं। अगर सब पक्षी आपकी तरह ही रहें तो हमारे जंगल में हर तरफ सुख और शांति हो। हमें एक दूसरे की हमेशा मदद करनी चाहिए। क्या पता कभी हम मुसीबत में हो और दूसरा भी हमारे काम आ सके। फाफ्ता माँ जी, अगर आप अपना घर का पता बता देती तो हम सब दोस्त आपको आपके घर तक पहुँचा देते। रोनो तूने पहले ही हमारा बहुत समय जाया किया है, अब ये फाफ्ता चली जाएगी अपने घर। प्लीज अब तू चलना हमारे साथ, हमें भोजन ढूंढने जाना है। अरे हाँ कालू बिल्कुल ठीक कह रहा है। राना मदद तो करते ही रहेंगे, अभी भोजन की खोज कर लेते हैं। भूखा थोड़ी सोना है हमने। आप दोनों भले जाएं। मैं बूढ़ी फाफ्ता को उनके घर छोड़कर अपने लिए भोजन की खोज करने को निकल जाऊंगी। तोता और काला कौवा वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया बूढ़ी माँ जी को उनके घर छोड़कर आती है। बेटी तू बहुत अच्छी है, मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुझे एक जादुई मटका देना चाहती हूँ। तू वो जादुई मटके को चूल्हे पर रखकर जिस चीज का नाम लेगी वह चीज तेरे सामने होगी बेटी। मगर याद रखना, जिसने भी लालच की उसने कुछ न पाया और जो था वह गवा लिया। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी जादुई मटके को लिए अपने घर आ जाती है और घर आने के बाद वह अपने दोनों दोस्तों को सारी बात बताती है। कालू तो हंसने लगता है। हो पागल बनाया तुझे, तुझे पागल बना दिया उस बढ़िया ने। तुझे ये पुराना सा मटका देकर बेवकूफ बना दिया।
अरे रानो, तुम सच में बहुत 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 भोली हो। अपने दोस्तों की ये बातें सुनकर तो रानो को लगने लगा जैसे शायद बूढ़ी फाख्ता ने उसे पागल ही बनाया है, और फिर रानो चिड़िया उस मटके को रख देती है। ऐसे कुछ दिन बाद रानो चिड़िया की नजर उस मटके की तरफ पड़ती है, तो रानो उस मटके को चूल्हे पर चढ़ाती है और सोचती है कि काश इस मटके में कढ़ी बन जाए। देखते ही देखते उस मटके में कढ़ी बन जाती है, जिसे देखकर तो रानो को विश्वास ही नहीं आ रहा था। हाय रे बाबा, ये कैसे हो गया? कैसा चमत्कार है ये? मेरे दोस्तों, इधर आओ, इधर आओ। देखो देखो, मैं कहती थी ना कि फाख्ता माँ जी ने मुझसे झूठ नहीं कहा होगा। देखो, मैंने इस मटकी को चूल्हे पर चढ़ाकर कढ़ी का सोचा तो इसमें कढ़ी बन गई। कालू और मिट्ठू दोनों ही दंग रह गए थे। उन्हें तो अभी तक अपनी सहेली की बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्हें अभी भी लग रहा था जैसे रानो कोई मजाक कर रही हो, परंतु मिट्ठू तोता बहुत खुश होता है। कालू को तो अब मन ही मन में जलन हो रही थी और वो अपने मन में ऐसा सोच रहा था, अरे मुझे पता होता तो मैं कर देता मदद उस फाख्ता की, परंतु मेरा तो भाग ही फूटा। इस रानो ने कर दी उसकी मदद। पर मुझे कौन सा फर्क पड़ता है, मैं तो चुरा ही लूंगा ये मटका। फिर मिट्ठू रानो के साथ वो कढ़ी खाता है। मिट्ठू भी बहुत खुश था। अरे रानो, तुमने बहुत अच्छा किया जो इस मटके में ये स्वादिष्ट सी कढ़ी ही मांगी। सच में मुझे कढ़ी बहुत पसंद है और ये कढ़ी तो इतनी स्वादिष्ट है कि जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं। मैंने आज से पहले इतनी स्वादिष्ट कढ़ी कभी नहीं खाई। सच में ये कढ़ी बहुत अच्छी है और वो फाख्ता भी अच्छी थी। अरे मुझे माफ करना रानो, मैंने तुम्हें उस समय मना किया कि तुम फाख्ता की मदद न करो, लेकिन अगर तुम मदद न करती तो आज हमारे पास ये जादुई मटका नहीं होता। अरे मिठू भाई, हमें कभी किसी की मदद इस सोच से नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे काम आएगा। कोई हमारे काम आए ना आए, हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन ये हकीकत है कि अगर आप किसी की मदद करो तो वो भी आपके काम जिंदगी में कभी न कभी जरूर आता है। मुझे विश्वास था कि फाख्ता माँ जी झूठ नहीं कह रही, लेकिन जब मैंने आप दोनों की बातें सुनी तो मुझे भी लगा कि फाख्ता माँ जी ने मुझे धोखा दिया और मुझसे झूठ कहा, परंतु मैं गलत थी। फाख्ता माँ जी ने मुझसे झूठ नहीं कहा था। सच में ये मटका जादुई है। मिट्ठू भाई, अभी आपको कुछ और खाना हो तो बताइएगा, मैं जरूर इस मटके से मांग कर आपको दूंगी। अरे मुझे अभी बिरयानी खाने का मन हो रहा है, बस थोड़ी सी। क्या ये मटका मुझे देगा? जी जी, क्यों नहीं, आप मेरे दोस्त हैं। मैं जरूर आपको इस मटके से बिरयानी मांग कर दूंगी। रानो उस मटके से बिरयानी मांगती है। वो मटका रानो को बिरयानी भी दे देता है। वो दोनों बिरयानी खाते हैं, परंतु कालू तो बिरयानी नहीं खाता क्योंकि उसने तो कुछ और ही सोचा हुआ था। उसके प्लान तो बिल्कुल मुख्तलिफ थे और कोई भी नहीं जानता था कि कालू आज रात ही मटके को चुरा लेगा। ऐसे रात के समय में कालू कौवा मटके को उठा लेता है और वे सोचता है कि वह ये मटका लेकर किसी और जंगल में रहने लगेगा। परंतु जैसे ही कालू कौवा मटके को हाथ लगाता है, वैसे ही कालू को जोरदार करंट लगता है और कालू चिल्लाता है, ओ बचाओ, लग गई, हाय, इतनी जोर से लग गई। कालू के चिल्लाने की आवाज सुनकर तो तोता और रानो चिड़िया भी उठ जाते हैं। कालू रो रहा था। मुझसे गलती हो गई, रानो मुझे माफ कर दो। सच में मैं दोबारा चोरी नहीं करूँगा, और हाँ, अब तो मैं तुम्हारे इस जादुई मटके से मिली कोई चीज भी नहीं खाऊंगा। बहुत जोर से करंट लगा है मुझे। मैं समझ गया कि ये मटका तुम जैसे ईमानदार पक्षियों के लिए है, ना कि मुझ जैसे लालची पक्षियों के लिए। मैं आइंदा कभी भी लालच नहीं करूँगा। मुझे अपने किए की सजा मिल गई है, प्लीज मुझे माफ कर देना।
अरे नहीं करेंगी रानो तुम्हें माफ। तुम्हें जरा शर्म ना आई? रानो तुम्हें वो देती तो है जो तुम कहते हो, फिर तुम क्यों मटके को चुरा रहे थे? अरे तोते भाई शांत हो जाएं। कालू को अपने किए की सजा मिल चुकी है और कालू दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा। फिर रानो उसे माफ कर देती है और ऐसे वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानो कहाँ से सीखा तुमने ये मोमोज बनाना? हमारे जंगल में तो कोई मोमोज नहीं बनाता। तुमने तो बहुत स्वादिष्ट मोमोज बनाए हैं। रानो चिड़िया अपनी बहन के पास रहने को गई हुई थी। उसकी बहन ने आज उसे एक ऐसी चीज खिलाई थी जो उसने आज से पहले कभी नहीं खाई थी। अरे बहन ये क्या है? ये तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। अरे मेरी भोली बहन, इसे मोमोज कहते हैं और हमारे जंगल में तो ये आम है। सब पक्षियों ने ही इसको खाया हुआ है और सबको ये बहुत पसंद है। मुझे भी मोमोज बहुत पसंद है और मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ। तुम खाओगी ना तो तुम्हें भी बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा तो इन्हें मोमोज कहते हैं। बहन आप इसकी रेसिपी बता दें, मैं घर जाकर यही मोमोज बनाऊंगी और अपनी बेटी और बेटे को खिलाऊंगी। उन्हें ये बहुत अच्छे लगेंगे। आपको तो पता ही है कि गुड़िया को ऐसी चीजें कितनी पसंद हैं। और फिर रानो चिड़िया की बहन उसे सारी रेसिपी बताती है। ऐसे कुछ दिन बाद रानो चिड़िया अपने घर आ जाती है। कुछ दिन बाद रानो सोचती है कि क्यों ना वो मोमोज की रेसिपी ट्राई करे जो उसकी बहन ने उसे बताई थी। फिर ऐसे रानो चिड़िया मोमोज बनाना शुरू करती है। जैसा जैसा उसकी बहन ने उसे बताया था वो बिल्कुल उस तरह से ही मोमोज बनाती है, परंतु उसके मोमोज तो बहुत ज्यादा ही अच्छे बने थे। ये मोमोज उन मोमोज से ज्यादा अच्छे थे जो उसने अपनी बहन के घर पर खाए थे। वो अपने बच्चों को वो खाने को देती है। मम्मा ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने आज से पहले इतनी स्वादिष्ट कोई चीज नहीं खाई। वो मम्मा आप तो बहुत अच्छे मोमोज बना लेती हो। अरे मेरे बच्चों, आपकी खाला ने ये रेसिपी बताई थी। उनके जंगल में मोमोज बड़े शौक से खाए जाते हैं। काश कोई हमारे जंगल में भी मोमोज बेचता होता तो मैं आपको हर दूसरे दिन ही ये ला कर दिया करती। ऐसे कुछ दिन के बाद रानो चिड़िया की बहन भी उससे मिलने आती है। रानो चिड़िया सोचती है कि वो अपनी बहन को भी मोमोज बनाकर खिलाए। वो ऐसा ही करती है। वो अपनी बहन के लिए भी मोमोज बनाती है। उसकी बहन तो मोमोज खाने के बाद बहुत खुश हो जाती है और उसे तो अपनी बहन के बनाए मोमोज बहुत पसंद आते हैं। अरे रानो बहन, आप तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे मोमोज बनाती हो। आपके मोमोज तो इतने अच्छे हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं बार बार खाऊं और खाती जाऊं। अरे शुक्रिया दीदी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको मेरे बनाए मोमोज अच्छे लगे। आप ही ने तो मुझे मोमोज बनाना सिखाया है, वरना मुझे तो इनका नाम तक नहीं पता था। अरे रानो, क्यों ना हम बिजनेस स्टार्ट कर दें? वैसे भी तुम्हारे जंगल में कोई भी पक्षी मोमोज नहीं बेचता। अगर तुम मोमोज बेचना शुरू कर दो तो तुम्हारे घर का गुजारा बहुत अच्छे से होने लग जाएगा। थोड़ी देर बाद उसकी बहन तो अपने घर चली जाती है। अब रानो चिड़िया ये सोच रही थी कि वो बिजनेस स्टार्ट कर ले। ऐसे अगले दिन सुबह सवेरे रानो चिड़िया मोमोज बनाती है और अपने घर के बाहर ही ठेला लगा लेती है। कुछ देर बाद रानो चिड़िया के पास गोरी कौवी आ जाती है। उसने भी आज से पहले मोमोज कभी नहीं खाए थे। गोरी कौवी एक ही मोमो अपने मुंह में डालती है कि उसे वह मोमोज बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट लगते हैं और वो बड़े खुश होते हुए चिड़िया से कहती है, रानो कहाँ से सीखा तुमने ये मोमोज बनाना? हमारे जंगल में तो कोई मोमोज नहीं बनाता। तुमने तो बहुत स्वादिष्ट मोमोज बनाए हैं। अपने मोमोज की इतनी तारीफ सुनकर तो रानो चिड़िया भी बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। अरे शुक्रिया गोरी बहन, मुझे मोमोज बनाना मेरी बहन ने सिखाया है।
ऐसे कुछ समय में ही रानू चिड़िया बहुत मशहूर हो जाती है। पूरे जंगल के पक्षी तो खाते थे उससे मोमोज, परंतु दूर दूर से पक्षी भी उससे मोमोज खाने आया करते, क्योंकि उसकी तरह कोई दूसरा पक्षी इतना ज्यादा स्वादिष्ट मोमोज ना बनाता था। अब तो बारिशों का मौसम शुरू हो गया था। अब रानू बेचारी बाहर जाकर मोमोज बेच न सकती थी। बेटा, मैंने अपनी बहन के कहने पर बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, परंतु मुझे नहीं लगता कि मेरा बिजनेस बारिश के मौसम में चलेगा। भला कौन पागल पक्षी होगा जो मेरे पास आएगा और ऐसे बारिश के मौसम में आकर मोमोज लेकर जाएगा। अगर मैं बाहर मोमोज बेचना शुरू कर दूं, तब भी बारिश के कारण मेरे मोमोज खराब हो जाएंगे। रानू अपनी बेटी से ऐसे उदास होकर बात कर ही रही थी कि इतने में वहाँ पर गोरी कवि और तोती दोनों कबूतरी के साथ आ जाती हैं और तीनों साथ उनसे मोमोज लेने लगती हैं। वो सारे मोमोज वहीं पर खाती हैं। उसके बाद रानू चिड़िया को पैसे देती हैं। तोती खुश होते हुए रानू से कहती है, यार रानो, तूने सच में बहुत कमाल का बिजनेस स्टार्ट किया है। तेरे बनाए मोमोज तो बहुत स्वादिष्ट हैं। हम तीनों और बाकी पक्षी तेरे घर आकर ही मोमोज ले जाया करेंगे, क्योंकि बारिश में तू तो बाहर जाकर मोमोज नहीं बेचेगी ना। इसीलिए तू प्लीज कल हमारे लिए मोमोज बना कर ही रखना और थोड़े ज्यादा बनाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगा था कि ऐसे बारिश के मौसम में मेरा धंधा खराब हो जाएगा, परंतु आप जैसे पक्षी हो तो किसी का कुछ बुरा नहीं होता। कल से मैं बहुत सारे मोमोज बना कर रखूंगी। आप पक्षी आकर मेरे घर से ही ले जाना। इस तरह बारिशों के दिनों में अब पक्षी उसके घर आते और उससे मोमोज लेकर खाते। अब तो रानू चिड़िया बहुत मुनाफा कमाने लगी थी। ऐसे रानू चिड़िया मोमोज बेचने वाली रानू चिड़िया के नाम से पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता तो रानू के पास बहुत पैसे हो जाते हैं और वो अपना एक रेस्टोरेंट ऑन करती है, जिसमें वो और भी बहुत से खाने बनाकर बेचा करती थी। पक्षियों को उसके खाने बहुत पसंद आ रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।